हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग एक मशीन लर्निंग का टाइप है। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। उसके बाद आरएल की एनालॉजी, आरएल मतलब है रीइंफोर्समेंट लर्निंग की एनालॉजी। उसके बाद कंसेप्ट देखने वाले हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी देखने वाले हैं। उसके बाद एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन क्या होता है और एमडीपी के क्या कंसेप्ट है वो भी देखने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जानते ही कि reinforcement learning क्या होती है। तो reinforcement learning is a machine learning paradigm where agents learn by interacting with an environment to maximize the cumulative rewards। मतलब reinforcement learning एक मशीन लर्निंग का ब्रांच है जिसमें एक एजेंट एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है और अपने एक्शंस के थ्रू रिवॉर्ड्स या पनिशमेंट लेता है। तो इसमें कुछ की फीचर्स होते हैं, जैसे कि इसमें मेन आइडिया है कि ट्रायल एंड एरर के जरिए सही स्ट्रेटजी को सीखना। ठीक है, उसके बाद फीडबैक से भी लर्न कर सकते हैं और कुछ सिक्वेंशियल डिसीजन मेकिंग होते हैं, उससे भी हम यहाँ पर लर्निंग करना। ये होता है हमारा फीचर्स, मतलब कि एम ऑफ री लर्निंग। उसके बाद है कि एनालॉजी, फॉर एग्जाम्पल ट्रेनिंग अ डॉग टू परफॉर्म ट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो इमेज दिखाई दे रही है वो क्या कर रहा है, एक मैन है जो डॉग को ट्रीट कर रहा है फॉर सिटिंग। ठीक है, तो ये क्या हो गई यहाँ पर, वो एनालॉजी है कि वो क्या कर रहा है, उसे कुछ सिखा रहा है। ठीक है, तो नो रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट फॉर इनकरेक्ट एक्शंस। ठीक है, तो रिवॉर्ड्स नहीं मिलेगी जब हमारे पास, जब भी इनकरेक्ट एक्शन नहीं परफॉर्म करेगा तब। और रीएनफोर्समेंट लर्निंग का मतलब क्या है, तो इमेजिन अ चाइल्ड लर्निंग राइड अ बाइसाइकिल। इनिशियली चाइल्ड में फॉल मल्टीपल टाइम्स बट विथ प्रैक्टिस द चाइल्ड फिगर आउट हाउ बैलेंस पेंडल एंड स्टीयर्स। तो ये जो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, तो पेंडल एंड स्टीयर्स में कैसे करना सिखा रहा है एक आदमी इसको, तो ये क्या हो गया, उसको सिखा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारी एनालॉजी ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग का मोटिव ये है कि हम कुछ सिखा रहे हैं मशीन्स को। ठीक है, तो उसके बाद है हमारी टर्मिनोलॉजी ऑफ आरएल, मतलब कि जो भी हम इसमें क्या क्या यूज करने वाले हैं वो टर्मिनोलॉजी ही है यहाँ पर। पहला है एजेंट, जो डिसीजन लेता है जिसके जैसे एक रोबोट या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। उसके बाद होता है एनवायरनमेंट, जिसके अंदर एजेंट काम करता है उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं, जैसे एक गेम वर्ड या एक फिजिकल एनवायरनमेंट। तीसरा है हमारा स्टेट। स्टेट हम डिनोट करते हैं यहाँ पर यस से। और एनवायरनमेंट का करंट सिचुएशन, जैसे एक चेस बोर्ड की करंट पोजीशन क्या है। चेस बोर्ड की करंट पोजीशन हम यहाँ पर देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए ले लिया तो स्टेट के लिए। अब एक्शन क्या होती है, एजेंट का नेक्स्ट स्टेप होता है एक्शन, जैसे एक चेस पीस टू मूव करना। मतलब कि हमारा चेस को हम सपोज एग्जांपल ले रहे हैं चेस बोर्ड का। तो चेस बोर्ड हम खेलने वाले, तो वो क्या करेगा कि पहला जो एक्शन था, हमारे एक्शन के ऊपर वो कुछ एक्शन लेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उसकी एक्शंस हो गई कि मतलब वो कहाँ पर मूव करना चाहता है। उसके बाद होता है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मतलब एक फीडबैक है, जो बताता है कि एजेंट का एक्शन कितना अच्छा या बुरा था। तो ये टर्मिनोलॉजीज एजेंट और एनवायरनमेंट के बीच का रिलेशनशिप को डिपेंड करती है। उसके बाद ही हमारा एक्सप्लोरेशंस वर्सेस एक्सप्लॉइटेशंस। अब एक्सप्लोरेशन क्या होता है, एक्सप्लोरेशन मीन्स ट्राइंग न्यू एक्शंस टू डिस्कवर बेटर रिवॉर्ड्स। मतलब कि मुझे बेटर रिवॉर्ड्स के लिए कुछ नए एक्शंस लेने हैं, तो उसके लिए हम एक्सप्लोरेशन यूज कर सकते हैं। बट एक्सप्लॉइटेशन क्या होता है, यूजिंग नोन एक्शन टू मैक्सिमाइज रिवॉर्ड्स। हमें मैक्सिमाइज रिवॉर्ड्स लेने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमने हमने पुराने एक्शंस लिए थे वही एक्शंस बार बार चॉइस करेंगे। जैसे कि चूजिंग अ न्यू रेस्टोरेंट, मतलब क्या, एक्सप्लोरेशंस मतलब हम कहाँ पर गए हैं। ठीक है, तो वो बट वहां पर हम नए नए रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, नए नए रेस्टोरेंट्स को देख रहे हैं कि इसका फैसिलिटी अच्छा है कि नहीं। तो ये हो गया हमारा एक्सप्लोरेशंस। बट हम वहां पर ही गए, बट मुझे क्या करना है कि
पिछली बार जहाँ जिस रेस्टोरेंट में गई थी तो वहां पर ये बार बार जाना, तो ये क्या हो गया, एक्सप्लॉइटेशंस। उसके बाद है हमारा मार्कोव डिसीजन प्रोसेस, उसे हम एमडीपी बोलते हैं शॉर्ट में। अ मैथमेटिकल फ्रेमवर्क टू मॉडल आरएल प्रॉब्लम्स। अब जो भी ये क्या है, एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क से फॉर रीइंफोर्समेंट लर्निंग के लिए। ठीक है, तो इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं। स्टेट्स, एक्शन, ट्रांजिशन, उसके बाद प्रोबेबिलिटीज पी, और रिवॉर्ड्स और डिस्काउंट फैक्टर। अब फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन a robot in a grid world. Each cell represent a state. The robot can take actions like moving up, down, left, or right. Transition probability define the likelihood of moving to a new state based on the action taken. तो यहाँ पर एमडीपी का अजम्पशन है कि फ्यूचर सिर्फ करंट स्टेट पर डिपेंड नहीं करता, पास्ट पर डिपेंड नहीं करता, करंट इसलिए नहीं करता है। तो इस मार्को प्रॉपर्टीज कहते हैं हम। मतलब कि हमें क्या करना है, पास्ट के डेटा पे डिपेंडेंट नहीं रहना, कुछ एक्शंस हमें परफॉर्म करना है। तो वो क्या करती है, एमडीपी यहाँ पर डिसाइड करती है, मतलब एमडीपी यहाँ पर डिफाइन करती है। अब यहाँ पर जो 5 कंपोनेंट, यहाँ पर जो कंपोनेंट्स है, स्टेट, एक्शन, रिवॉर्ड्स एंड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। तर स्टेट क्या है, यहाँ पर पॉसिबल सिचुएशंस होते हैं, मतलब कौन से स्टेट पे अभी प्रेजेंट है। ठीक है, सपोज चेस बोर्ड खेल रहे हैं तो कौन से स्टेट पर अब हम है, तो उसे हम स्टेट कहते हैं। ठीक है, एक्शंस मतलब अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या हमें किधर चेस मूव करना चाहिए, तो ये हो गया हमारा एक्शंस। उसके बाद रिवॉर्ड्स, रिवॉर्ड्स मतलब क्या, फीडबैक होता है। कुछ एक्शन परफॉर्म करने के बाद हमें कुछ मतलब कि हमें वो जो एक्शन था वो सही था या गलत था, उसके लिए फीडबैक देता है। इसके बाद ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, वो क्या होती है, वन स्टेट टू अनदर स्टेट मूविंग के लिए हमें यूजफुल होती है। तो यहाँ पर ये मार्को डिसीजन प्रोसेस जो है वो यहाँ पर लर्निंग के लिए यूजफुल होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अंडरस्टैंडिंग क्यू लर्निंग इन रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब क्यू लर्निंग एक एल्गोरिदम है जो भी हमें जो भी हम स्टेट और एक्शंस वगैरह कुछ परफॉर्म करते हैं गेमिंग में, जैसे कि चेस गेमिंग में हमने देखा था, तो मूव करेंगे लेफ्ट राइट, और जो भी होगा टॉप डाउन, और वो क्या होगा हमारा लर्निंग होगा। ठीक है, तो क्यू लर्निंग इज अ मॉडल फ्री आर्य algorithm that focuses on learning the optimal action selection policy without requiring a model of the environment. अब क्यू लर्निंग एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग का एल्गोरिदम है जो एजेंट को एक एनवायरनमेंट में ऑप्टिमल पॉलिसी सीखने में मदद करता है। यह एल्गोरिदम रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट के बेसिस पर डिसीजन को ऑप्टिमाइज करता है। नीचे गए अब हमें क्या करना है, अभी नीचे दिया हुआ जो क्यू है, क्यू है हो गया क्यू फंक्शंस, यस से मतलब स्टेट, और एक्शंस के ऊपर वो क्या करेगा, अब यहाँ पर एक्शन और स्टेट्स हमें डिसीजन लेने को मदद करता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे की कंपोनेंट्स ऑफ क्यू लर्निंग। क्यू लर्निंग के जो की कंसेप्ट होते हैं, पहला होता है स्टेट्स। स्टेट्स डिनोट करते हैं हम यस से, अ स्पेसिफिक सिचुएशन द एजेंट फाइंड्स इटसेल्फ इन। मतलब कि हमें क्या करना है, पोजीशन इन अ मेज, मतलब कि पोजीशन वगैरह डिसाइड करनी है, कहाँ पर हो, अभी अब हम कहाँ पर है, तो वो क्या करता है, करंट पोजीशन हमें दिखाई देती है यहाँ पर बाय यूजिंग द स्टेट्स। उसके बाद है हमारा एक्शंस। एक्शंस पॉसिबल चॉइसेस द एजेंट कैन मेक इन अ स्टेट्स। एग्जाम्पल कि हमें मूव अप करना है, डाउन करना है, लेफ्ट करना है, राइट करना है, ये हो जाता है हमारा एक्शंस। उसके बाद है हमारा रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड्स एक टाइप का हमारे फीडबैक है, जो हम एक्शंस के बेसिस पर रिसीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, +10 फॉर रीचिंग द गोल, माइनस फॉर द हिटिंग अ वॉल। यहाँ पर सपोज गोल रीच करने के लिए हमें क्या 10 प्लस मार्क्स है तो हम रीच कर सकते हैं, या फिर -1 है तो हम नहीं कर सकते ऐसा। उसके बाद है हमारा क्यू वैल्यू। जो क्यू यहाँ पर होता है वो स्टेट और एक्शंस के बेसिस पर वर्क करता है। मेजर्स द एक्सपेक्टेड क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड्स ऑफ टेकिंग एक्शंस ए इन अ स्टेट यस एंड फॉलोइंग द ऑप्टिमल पॉलिसी थेरेफ्टर।
हाउ डज क्यू लर्निंग वर्क्स। तो क्यू लर्निंग कैसे वर्क करता है, सबसे पहले वो क्या करता है, इनिशियलाइजेशन करता है। सबसे पहले हमें क्रिएट करना पड़ता है क्यू टेबल, उसके बाद एक्शन सिलेक्शन करना पड़ता है। एक्शन सिलेक्शन के लिए हमें एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लॉइटेशन करना पड़ता है। अब एक्सप्लोरेशन मतलब क्या, चूज अ रैंडम एक्शंस टू डिस्कवर न्यू रिवॉर्ड्स। ठीक है, तो रैंडम एक्शन सिलेक्ट करनी है हमें न्यू रिवॉर्ड्स लेने के लिए। और चूज द एक्सप्लॉइटेशन मतलब क्या, कि choose the action with the highest Q value for the states। और common strategy is a, अब ये सिंबल होता है हमारा एप्सिलॉन का, एप्सिलॉन ग्रेडी वेयर द एप्सिलॉन इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्सप्लोरेशंस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी से हम फाइंड आउट यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद रहता हमारा लर्निंग एंड अपडेट। आफ्टर द एक्शंस सिलेक्शन करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर लर्निंग एंड अपडेटिंग करते हैं। ठीक है, आफ्टर टेकिंग एन एक्शन ए इन अ स्टेट यस एंड ट्रांजिशनिंग टू अ न्यू स्टेट्स, अपडेट द क्यू वैल्यू यूजिंग द बेलमन इक्वेशंस। बेलमन इक्वेशंस के ऊपर बेलमन इक्वेशन का यूज करके हम यहाँ पर क्यू वैल्यूज यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर जो अल्फा दिया है, इट इज अ लर्निंग रेट, हाउ मच न्यू इंफॉर्मेशन ओवरराइड्स द ओल्ड, ये डिफाइन करता है। उसके बाद होता है हमारा गामा, दैट डिस्काउंट्स द फैक्ट, इट इज अ डिस्काउंट फैक्टर। वो क्या करता है, हाउ मच फ्यूचर रिवॉर्ड्स आर वैल्यूड, फ्यूचर रिवॉर्ड्स कितने वैल्यूड हुए हैं वो हमें फाइंड आउट कर देता है। उसके बाद होता है हमारा इमीडिएट रिवॉर्ड, आर मतलब रिवॉर्ड्स, इमीडिएट रिवॉर्ड रिसीव आफ्टर टेकिंग एन एक्शन ए, मतलब कि एक्शन लेने के बाद हमें रिवॉर्ड्स कितना मिला है वो फाइंड आउट करता है यहाँ पर आर। उसके बाद होता है मैक्स ए क्यू यस 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 बार एंड ए बार, मैक्सिमम की वैल्यूज ऑफ द नेक्स्ट स्टेट्स यस डैश, यस डैश कहते हैं, यस डैश एंड ए डैश। अब यहाँ पर आफ्टर द मतलब स्टेट करने के बाद ये परफॉर्म करता है। उसके बाद हमें रिपीट करना है, द रिपीट द अबव स्टेप अंटिल द क्यू वैल्यूज कवरेज और स्टॉपिंग कंडीशंस। जब तक हमें वो कवरेज नहीं हो जाता तब तक हमें ये जो प्रोसेस है वो रिपीट करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि ग्रिड वर्ल्ड बनाना है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर numpy लाइब्रेरीज लगने वाली तो वो मैं लेने वाली हूँ। उसके बाद यहाँ पर अल्फा लिया है, अब अल्फा लिया है 0.1, ये क्या करता है, लर्निंग रेट हमें डिफाइन करता है। उसके बाद होता है गैमा, जो डिस्काउंट फैक्टर है हमारा। उसके बाद एप्सिलॉन जो है एक्सप्लोरेशन रेट हमें बता रहा है। उसके बाद एपिसोड्स लिए हमने 1000 और स्टेट से हमारे 16। अब एक 16 कैसे हो गई, सपोज मुझे क्या करना है यहाँ पर 4x4 हमने ग्रेड लिया है तो 16 हो जाता है यहाँ पर, 4x4 = 16। ये हो गए हमारी स्टेप्स और एक्शंस हमें लेनी है 4। अब एक्शंस कौन सी होने वाली है यहाँ पर, सपोज मुझे अप करना है कि डाउन करना है। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट करना है कि राइट करना है, ये क्या हो गई हमारी एक्शंस होती है। उसके बाद क्या करना है हमें कि क्यू टेबल इनिशियलाइज करना है। ठीक है, तो क्यू टेबल इनिशियलाइज करने के लिए क्यू वेरिएबल लिया है जिसका जो यह एक 2D एरे है जो स्टेट्स और एक्शंस के क्यू वैल्यूज को स्टोर करता है। शुरुआत में ही सभी क्यू वैल्यूज को 0 रखा गया है। ठीक है, तो उसके बाद हमें करना है एनवायरमेंट सेटअप करना है। ठीक है, तो एनवायरमेंट डिफाइन करने के लिए हमने कोड यहाँ पर ले लिया है। तो यह फंक्शन जो है एजेंट के एक्शंस को बाद नेक्स्ट स्टेट और रिवॉर्ड्स को रिटर्न करता है। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट और रिवॉर्ड को रिटर्न करता है। अगर एजेंट गोल स्टेट तक नहीं पहुंचा, ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, अब -1 होता है, रिवॉर्ड हमारा -1 हो जाएगा। अगर स्टेट तक पहुंचा तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने इफ और एल्स कंडीशन दे दी कि अगर नहीं है तो -1 और पहुंचा तो 10। अभी यहाँ पर ये जो फंक्शन है अब हमें नेक्स्ट स्टेट एंड रिवॉर्ड यहाँ पर स्टेट एंड रिवॉर्ड यहाँ पर बता रहे हैं। उसके बाद करना पड़ता है हमें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू लर्निंग। तो क्यू लर्निंग का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए एक हमने ले लिया है। उसके बाद होता है हमारा हमें ग्राफ निकालना है उसका। तो ग्राफ निकालने के लिए यहाँ पर प्लॉट का यूज किया है।
और उसके बाद ये ग्राफ जो है वो हमें हीट मैप दे रहा है। ठीक है, अब ये इस हीट मैप में स्टेट एंड एक्शंस के बेसिस पर यह हीट मैप है। तो हियर वार्मर कलर इंडिकेट्स हायर क्यू वैल्यूज। ठीक है, और जो हमारी लोअर कलर है, अब यहाँ पर क्या होता है, अगर दिए गए स्टेट में एक्शंस ले ली तो रिवॉर्ड मिलेगा या फिर एजेंट या नहीं मिलेगा, ये हमें एजेंट को सिखाता है ये क्यू टेबल। तो ये होता है हमारा क्यू लर्निंग का एल्गोरिथम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिमिटेशंस ऑफ एमएल। मशीन लर्निंग हैज सिग्निफिकेंट पोटेंशियल बट आल्सो कम्स विद सेवरल लिमिटेशंस। तो मशीन लर्निंग के कुछ लिमिटेशंस है। सबसे पहला है डेटा डिपेंडेंसी। मशीन लर्निंग मॉडल्स को काफी अच्छा डेटा चाहिए होता है। अगर डेटा इनकम्प्लीट, नॉइजी या बायस्ड है तो मॉडल का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ट्रेनिंग डेटा में बायस इंक्लूड करते हैं तो मॉडल भी बायस प्रिडिक्शन देगा। उसके बाद है हमारा ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग का मतलब है जब मॉडल अपना ट्रेनिंग डेटा पर बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन जब न्यू या फिर अनसीन डेटा कहते हैं हम उसे, अनसीन डेटा आता है तब उसका परफॉर्मेंस कम हो जाता है। ये तब होता है जब मॉडल बहुत कॉम्प्लेक्स है और वो सिर्फ ट्रेनिंग डेटा का पैटर्न्स को याद कर लेता है इंस्टेड ऑफ लर्निंग जनरलाइज रूल्स। उसके बाद है हमारा इंटरप्रिटेबिलिटी। कुछ एमएल्स मॉडल जैसे कि डीप लर्निंग मॉडल्स ब्लैक बॉक्स होते हैं। मतलब हम ये नहीं समझ पाते कि मॉडल ने कैसे डिसीजन ले ली है। ये प्रॉब्लम तब होती है जब हमें मॉडल की रीजनिंग समझनी हो, स्पेशली इन क्रिटिकल फील्ड्स लाइक हेल्थ केयर और फाइनेंस। उसके बाद होता है हमारा बायस एंड फेयरनेस। अगर ट्रेनिंग डेटा में बायस है, जैसे जेंडर या रेशियल बायस, तो एमएल मॉडल वो बायस सीख लेगा। मतलब अगर डेटा बायस होगा तो मॉडल भी बायस प्रिडिक्शन दे सकता है, तो जो अनफेयर हो सकती है। उसके बाद है हाई कंप्यूटेशनल कॉस्ट। कॉम्प्लेक्स एमएल मॉडल को ट्रेन करने के लिए हाई कंप्यूटेशनल पावर चाहिए होती है, जैसे जीपीयूज या पावरफुल सर्वर्स। अगर आपके पास ये रिसोर्सेस नहीं है तो आपको कॉस्ट काफी ज्यादा हो सकता है। उसके बाद है हमारा लिमिटेशंस, जनरलाइजेशन इश्यूज। मॉडल को न्यू डेटा पे अच्छे परफॉर्मेंस करना चाहिए, लेकिन कई बार मॉडल्स अपना ट्रेनिंग डेटा के लिए ओवरफिट हो जाता है। तो और नए डेटा पे जनरलाइज नहीं कर पाता। ये प्रॉब्लम डेटा ड्रिफ्ट की वजह से होती है, जब डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाते हैं ओवर टाइम के लिए। उसके बाद ही हमारा इथिकल कॉर्नर्स। एमएल एल्गोरिदम्स का मिसयूज हो सकता है, जैसे सर्विलेंस, प्राइवेसी वायलेशंस या पब्लिक ओपिनियन मैनिपुलेट करना। हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि एमएल का यूज किस तरह से हो रहा है, एथिकल गाइडलाइंस फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं है। ठीक है, डेटा प्राइवेसी। एमएल को ट्रेन करने के लिए सेंसिटिव डेटा की जरूरत होती है, जैसे पर्सनल इंफॉर्मेशन। अगर ये डेटा सिक्योर नहीं है तो प्राइवेसी इशू हो सकती है। ये इंश्योर करना जरूरी है कि डेटा प्राइवेसी प्रोटेक्टेड हो जब मॉडल्स को ट्रेन किया जाए। उसके बाद ही हमारा लैक ऑफ कॉमन सेंस। एमएल मॉडल्स को कॉमन सेंस नहीं होता। मतलब जब मॉडल कोई डिसीजन लेता है, वो डेटा के पैटर्न्स के बेसिस पर लेता है, लेकिन कभी-कभी वो डिसीजन हम ह्यूमन लॉजिक के हिसाब से गलत हो सकती है। उसके बाद है डिपेंडेंसी ऑन डोमेन। मतलब कि एमएल मॉडल को अच्छा परफॉर्म करने के लिए सिर्फ एल्गोरिदम का नॉलेज नहीं बल्कि डोमेन एक्सपर्टाइज भी जरूरी होती है। मतलब अगर आप हेल्थ केयर या फाइनेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आपको उस फील्ड का भी नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप एमएल का सही तरीके से यूज कर सके। तो ये कुछ मेन लिमिटेशंस थे एमएल के। मशीन लर्निंग पावरफुल टूल है, लेकिन इन लिमिटेशंस को समझना और एड्रेस करना जरूरी है, ताकि हम इसे इफिशिएंटली और इथिकली यूज कर सके।